हेलो एवरीवन, गायत्रीज एडू वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था मौर्य साम्राज्य का पार्ट 1। तो पार्ट 1 के अंतर्गत मैंने डिस्कस किया था जितने भी मौर्य साम्राज्य में सम्राट आए थे, जितने भी किंग्स आए थे, तो उन्होंने कौन कौन सा राज्य कौन कौन सा क्षेत्र उन्होंने कंकर किया, क्या जीता उन्होंने और किस तरह से अपने साम्राज्य को एक्सपेंड किया। तो ये सब कुछ मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें जो भी जानकारियां प्राप्त होती हैं वो जानकारियां हमें किन सोर्सेज से प्राप्त होती हैं, किन स्रोतों से प्राप्त होती हैं। तो दोस्तों, चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, मैंने पिछले लेक्चर में मौर्य साम्राज्य के बारे में कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर लिए थे। उसमें थे मौर्यों की उत्पत्ति, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और परवर्ती मौर्य साम्राज्य। तो ये सारे टॉपिक्स मैंने डिस्कस कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मौर्य इतिहास के स्रोत। तो चलिए देखते हैं। तो मौर्य इतिहास के स्रोतों में जो दो मुख्य स्रोत है जिनसे हमें पूरी जानकारी प्राप्त होती है, उसमें प्रमुख है साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। ये दो ही मुख्य स्रोत है जिनसे हमें मौर्य साम्राज्य के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पता चलते हैं, कुछ जानकारियाँ पता चलती हैं। इससे हम मौर्य इतिहास को जैसे आज हम देख पा रहे हैं वैसे हम पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, इन्हीं स्रोतों से ही हमें ये जानकारियाँ मिली हैं जिससे हम आज मौर्य इतिहास के बारे में जान पा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। साहित्यिक स्रोत मतलब लिटरेरी सोर्सेस, मतलब ऐसे कौन कौन से लिटरेचर हुए जिन्होंने हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया। तो पहला जो लिटरेचर था वो था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसने लिखा? कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त। जी हाँ, ये वही कौटिल्य है जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को अपने सत्तारूढ़ होने के लिए सहायता की थी, या नंद वंश को उखाड़ फेंकने में उसकी मदद की थी। ठीक है, तो जो कौटिल्य है उनको चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, और इन्हें एक और इम्पॉर्टेंट नाम है भारत के मैकियावली, इस नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, इसलिए आप इसको रिमाइंड में रखेंगे। ठीक है, अपने माइंड में इसको रखिएगा कि कौटिल्य या चाणक्य को ही भारत का मैकियावली कहा जाता है। मौर्य इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है इसी से हमें पता चलते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत बनकर उभरा है। इसमें विषय क्या क्या है? तो इसमें जो मुख्य विषय है वो है प्रशासन और राजनीति। तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, चाणक्य का अर्थशास्त्र है, नाम से लगता है कि ये इकोनॉमी के बारे में पुस्तक होगी, लेकिन ये इकोनॉमी के बारे में नहीं है, ये प्रशासन और राजनीति के बारे में है कि राजा को अपना प्रशासन कैसे चलाना चाहिए, राजनीति के क्या क्या विषय होने चाहिए, राजनीति कैसे करनी चाहिए, कैसे जो है साम्राज्य को की व्यवस्था करनी चाहिए, कैसे समाज को व्यवस्थित करना चाहिए। तो ये सब अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है, सारे नियम लिखे हुए हैं। तो इस तरह से अर्थशास्त्र के जो टोटल चैप्टर्स है उनको 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में जो पहला है वो है राजा और उसकी मंत्रिपरिषद का प्रशासन। ठीक है, राजा और उसकी मंत्रिपरिषद और प्रशासन की व्यवस्थाएं, ये सब है पार्ट 1, पार्ट मतलब पहले भाग में। दूसरा है दीवानी और फौजदारी कानून क्या होने चाहिए। ठीक है, तो दीवानी और फौजदारी कानून को लेकर जो जानकारियाँ दी हुई हैं ये दूसरे पार्ट में है, दूसरे भाग में है। और तीसरे भाग में क्या है? युद्ध की कूटनीति क्या होनी चाहिए। तो जो चाणक्य था, चाणक्य ने ऐसा लिखा है कि राजा को अक्सर युद्ध करते रहने चाहिए, मतलब राजा को थोड़ा एग्रेसिव होना चाहिए ताकि उसके जो है साम्राज्य कभी कमज़ोर ना पड़े। ठीक है, तो ऐसा कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है। मौर्य के राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का स्पष्ट विवरण हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से जो अर्थशास्त्र है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में सामने आता है। किस इतिहास के? तो मौर्यकालीन इतिहास के। दूसरा जो इम्पोर्टेंट स्रोत है वो है मेगास्थनीज की इंडिका। तो मेगास्थनीज की इंडिका, एक्चुअली मेगास्थनीज जो थे वो सेल्यूकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजे गए राजदूत थे। ठीक है, राजदूत के रूप में एज एन एम्बेसडर भेजा था सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और जो मेगास्थनीज था वो यहाँ पे पाटलिपुत्र में रहता था, और यहाँ रहकर उसने जो भी देखा वो सब उसने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा है। ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का निकेटर का राजदूत था।
मौर्य इतिहास के बारे में विदेशी विवरणों में इसका स्थान सबसे आगे है। मतलब विदेशों में जो भी मौर्यकालीन इतिहास के बारे में लिखा गया है उसमें मेगास्थनीज की जो इंडिका है वो सबसे ज़्यादा, उसका स्थान सबसे आगे है। इसकी वास्तविक प्रति अभी उपलब्ध नहीं है। मतलब वास्तविक में ये पुस्तक क्या थी, इसके ओरिजिनल जो टेक्स्ट है इसका वो अभी उपलब्ध नहीं है, वो नष्ट हो चुका है। लेकिन जो कुछ ग्रीक लेखक हैं जिसमें है स्ट्रैबो, डियोडोरस, एरियन, प्लूटार्क, और कुछ लैटिन लेखक हैं जिनमें है प्लिनी और जस्टिन, तो इन लेखकों के जो उन्होंने लिखा है अपने इनकी पुस्तकों में मेगास्थनीज के कुछ उदाहरण मिलते हैं। मेगास्थनीज जो अपनी पुस्तक में उदाहरण दिए थे वो उदाहरण इनके लेखों में प्राप्त होते हैं। तो उन उदाहरणों से ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि उस समय का मौर्य समाज कैसा था या मौर्य साम्राज्य कैसा था। ठीक है, तो इसके अनुसार मौर्य साम्राज्य में जो है समाज में दो वर्ग थे। सॉरी, साम्राज्य नहीं है, समाज होगा। मौर्य के साम्राज्य में समाज में सात वर्ग थे। मौर्य के समाज में 7 वर्ग थे। 7 वर्ग कौन कौन से थे? दार्शनिक, कृषक, शिकारी और पशुपालक, व्यापारी और शिल्पी, योद्धा और निरीक्षक तथा मंत्री। ठीक है, तो पूरा समाज जो था ये 7 भागों में बटा हुआ था। यहाँ पे दास प्रथा नहीं थी। ठीक है, दासों का उल्लेख कहीं पे भी नहीं मिला है, तो इसलिए ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि दास प्रथा मौर्यकालीन समाज में नहीं थी। केवल इन 7 वर्गों का ही उल्लेख है। ये हैं दार्शनिक, कृषक, शिकारी और पशुपालक, व्यापारी और शिल्पी, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री। इसके अलावा जो तीसरा इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है जिससे हमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है वो है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस लिखी थी विशाख दत्त ने। मुद्रा राक्षस में जो है मौर्यकालीन साम्राज्य के इतिहास की बहुत सारी जानकारियाँ हमें मिलती हैं, लेकिन ये जो पुस्तक है ये पुस्तक मौर्य काल में नहीं लिखी गई थी। ये पुस्तक लिखी गई थी गुप्त काल में, और गुप्त काल में लिखी यह पुस्तक जो है, हालांकि ये गुप्त काल में लिखी गई, लेकिन ये चंद्रगुप्त मौर्य के चाणक्य की सहायता से नंद वंश को खत्म करने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने की कहानी को हमें बताती है। ठीक है, इसके अलावा इस पुस्तक से हमें उस काल के सामाजिक आर्थिक स्थिति का भी अच्छा विवरण मिलता है। ठीक है, मतलब अच्छा खासा उदाहरण, अच्छा खासा विवरण ये हमें ये पुस्तक उपलब्ध कराती है। कौन सी पुस्तक? विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। पुराण, तो अगला जो इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है पुराण। पुराण में मौर्य शासकों का कालानुक्रम और शासकों की सूची मिली है। तो ऐसा मैंने पहले भी बताया था कि विष्णु पुराण में मौर्य काल के बारे में, मौर्य राजवंश के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ कुछ बातें मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें वायु पुराण से भी मिलती हैं, लेकिन मुख्यतः मौर्य इतिहास के बारे में हमें विष्णु पुराण से जानकारी मिलती है। बौद्ध साहित्य में जातक जो कथाएं हैं, जातक कथाओं से हमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां मिलती हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही हमें मौर्य काल के सामाजिक आर्थिक स्थिति का भी उल्लेख जातक कथाओं में मिलता है। ठीक है, उसके अलावा और एक पुस्तक है दीपवंश और महावंश। ये पुस्तक है श्रीलंका के बौद्ध साहित्य है। ठीक है, ये पुस्तक श्रीलंका की बौद्ध साहित्य, जैसे हमारे यहाँ पे त्रिपिटक थी, बौद्ध धर्म की मुख्य पुस्तक थी त्रिपिटक, लेकिन श्रीलंका में बौद्ध धर्म की जो पुस्तकें लिखी है उसमें मुख्य थी दीपवंश और महावंश। तो दीपवंश और महावंश में क्या है, अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या क्या प्रयास किए गए थे, उन प्रयासों का उल्लेख है दीपवंश और महावंश में, वो भी कहाँ पे? श्रीलंका में। हालांकि मैंने बताया था पहले ही कि अशोक ने श्रीलंका में अपने राजदूत भेजे थे, अपने पुत्र महेंद्र को और अपनी पुत्री संघमित्रा को। दिव्य वादन एक तिब्बती पुस्तक है जिसमें अशोक और बुद्ध धर्म के प्रसार के लिए किए गए प्रयासों का उल्लेख है। ठीक है, तो उसमें अशोक का उल्लेख है और अशोक द्वारा जो बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए प्रयास किए गए हैं तिब्बत में, उसका उल्लेख है दिव्य वादन पुस्तक में। अब आते हैं पुरातात्विक स्रोतों की ओर। तो पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अशोक के शिलालेख और अभिलेख। तो भारत में अशोक के कई स्तंभ लेख और शिलालेख मिले हैं। ठीक है, उसके साथ साथ कुछ गुफा लेख भी मिले हैं। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। 20वीं सदी की शुरुआत में यह पता चला कि इनको खुद अशोक ने ही लिखवाया था। इनमें अधिकतर जो अभिलेख है वो प्रजा के लिए अशोक के द्वारा आज्ञाएं और निर्देश हैं, और बहुत कम में ही अशोक ने बौद्ध धर्म से जुड़े होने या संघ से संबंधित होने का उल्लेख किया है। इनकी भाषा मुख्यतः प्राकृत है। उत्तर पश्चिम भारत में जो अभिलेख मिले हैं वो है खरोष्ठी में, जो कि मुख्यतः है पाकिस्तान। अफगानिस्तान में जो मिले हैं वो ग्रीक और अरमाइक में हैं,
और पूर्वी भारत में और संपूर्ण भारत में जो भी अभिलेख हमें मिले हैं वो सब है ब्राह्मी लिपि में, ठीक है, जिनकी भाषा मुख्यतः प्राकृत है। तो शिलालेखों के अंतर्गत अशोक के शिलालेखों की खोज सबसे पहले 1750 ईस्वी में पादेंट्री फेथैनलर ने की थी, ठीक है, पादेंट्री फेथैनलर। 14 दीर्घ शिलालेख हमें इसमें मिले हैं, उनमें है धम्म का सिद्धांत, ठीक है। अशोक के जो मुख्य 14 शिलालेख हैं उसमें धम्म के सिद्धांतों का उल्लेख है। कुछ लघु शिलालेख हैं जिसमें अशोक का इतिहास और धम्म का संक्षिप्त विवरण मिलता है। उसके अलावा जो भाबरू बैराट का शिलालेख है जो कि राजस्थान में है, वहाँ पर हमें अशोक के बौद्ध धर्म के अपनाने की बात पता चलती है, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट है वो है स्तंभ लेख। स्तंभ लेख में जो सबसे प्रमुख है वो है 7 मुख्य स्तंभ लेख हैं जिनमें शिलालेखों का संक्षिप्त विवरण मिलता है। उसके अलावा 4 छोटे स्तंभ लेख हैं जिनमें धम्म के प्रति अशोक की आस्था का वर्णन पता चलता है, ठीक है। उनमें मुख्य सांची, सारनाथ और इलाहाबाद में, ठीक है। 2 तराई के अभिलेख हैं, उनमें अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख है, उनमें इसमें है ये है रूमीदेई। रूमीदेई जो है अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख है जो कि तराई क्षेत्र में प्राप्त होता है, नेपाल के, ठीक है। उसमें बौद्ध धर्म के लिए जो है सम्मान और लुम्बिनी में भू राजस्व दर अशोक द्वारा कम की गई थी उसका उल्लेख हमें रूमीदेई के अभिलेख में मिलता है। और निगालीवा का भी अभिलेख इसमें इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं अशोक के जो मुख्य 14 शिलालेख हैं उनके बारे में, ठीक है, उनकी डिटेल्स के बारे में जानते हैं कि किस शिलालेख में क्या दिया हुआ है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। तो जो अशोक का सबसे पहला शिलालेख है उसमें पशु बलि की निंदा की गई है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि अशोक ने अपने धर्म में ये नियम रखा था कि हमें हिंसा नहीं करनी है, ठीक है। तो हिंसा के अंतर्गत ये पशु बलि भी आ जाती है, किसी पशु की बलि नहीं देनी है और पशु की हत्या भी नहीं करनी है। तो ये जो है हिंसा के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इनका भी निषेध किया गया है, ठीक है। तो पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। जो दूसरा शिलालेख है उसमें मनुष्य और पशुओं दोनों के लिए चिकित्सा का उल्लेख किया गया है, ठीक है, कि मनुष्य के लिए भी चिकित्सा होनी चाहिए और उसके साथ साथ पशुओं के लिए भी चिकित्सा होनी चाहिए। तो ऐसा पहली बार ही किसी शासक ने किया था, ठीक है। तो ये समझ लीजिए एक तरह से वेलफेयर स्टेट या कल्याणकारी राज्य की ओर एक कदम था। तीसरा शिलालेख जो है उसमें क्या है कि राजकीय अधिकारी जो होंगे जिनको महामात्य कहा जाता था, धर्म महामात्य, तो उनके अंतर्गत जो है क्या होता था, वो 5 साल के बाद हमेशा राज्य का दौरा करेंगे, ठीक है, और वहाँ पे जाके जो है वो लोग देखेंगे कि परिस्थिति क्या है और धर्म का भी वो लोग प्रचार करेंगे। कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया हुआ है, ठीक है, किसमें, तो तीसरे शिलालेख में। चौथे शिलालेख में क्या है, भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की घोषणा की गई है, ठीक है। तो मैंने पहले ही बताया था कि अशोक ने जब कलिंग का युद्ध लड़ा तो कलिंग के युद्ध के भीषण नरसंहार को देखकर उनका हृदय जो है बहुत द्रवित हो उठा, ठीक है, वो मतलब उनका दिल जो है दहल गया। तो उन्होंने क्या सोचा कि अब से वो कभी युद्ध नहीं करेंगे, और फिर उन्होंने क्या किया, भेरी घोष मतलब कि किसी भी राज्य को फिजिकली जीतना, सेना के दम पे जीतना, तो उसको छोड़कर उन्होंने क्या किया, धम्म घोष की स्थापना की। धम्म घोष की स्थापना मतलब क्या कि संस्कृति के बल पर, कुछ नैतिक नियमों के बल पर किसी राज्य को जीतना या धर्म के बल पर किसी राज्य का जो है राज्य को जीतना। पांचवा शिलालेख है धर्म महामात्रों की नियुक्ति। तो धर्म महामात्रों की नियुक्ति करना 5वें शिलालेख में इसका उल्लेख किया हुआ है। 6वां शिलालेख है आत्मनियंत्रण के बारे में, हमें खुद पर नियंत्रण होना चाहिए, इसके बारे में 6ठे शिलालेख में। 7वें और 8वें शिलालेख में क्या है, अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है, ठीक है, किसमें, 7वें और 8वें शिलालेख में। 9वें शिलालेख में है सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार क्या होते हैं, इसके बारे में। 10वें शिलालेख में है राजा और प्रजा के अधिकारी सदा प्रजा के हित में ही सोचें, ठीक है, राजा और प्रजा के अधिकारी सभी सिर्फ प्रजा के हित में सोचें, ठीक है। 11वें शिलालेख में धर्म की व्याख्या की गई है। 12वें शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की बात की गई है, ठीक है, और सभी प्रकार के विचारों का सम्मान करने की बात कही गई है, किसमें, 12वें शिलालेख में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछता है 13वां शिलालेख। 13वें शिलालेख में क्या है, कलिंग युद्ध और अशोक के हृदय परिवर्तन की कहानी है उसमें, ठीक है। इसके अलावा कुछ पड़ोसी राज्यों का भी उल्लेख उसमें मिलता है, किसमें, 13वें शिलालेख में। तो कलिंग युद्ध और अशोक के हृदय परिवर्तन की जो स्टोरी है वो मिलती है 13th रॉक एडिक्ट में। हमारा जो 14वां शिलालेख है उसमें क्या है,
जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया गया, मतलब धर्म को मानने के लिए प्रेरित किया गया है। ठीक है, तो ये है 14वें शिलालेख में। तो इस तरह से देखिए कुछ कुछ शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट है जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, तो इनको आप अपने याद में रख सकते हैं, जिसमें पहला, दूसरा और 13वां सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और चौथा भी, जिसमें भेरी घोष के स्थान पर धर्म घोष की घोषणा की गई है। ठीक है, तो ये 4 शिलालेख बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला, दूसरा, चौथा और 13वां। इसके अलावा बाकी भी आप याद रख सकते हैं। अब आते हैं अशोक के स्तंभ लेखों की ओर। तो वो जो थे वो थे शिलालेख। अब अशोक के जो स्तंभ लेख हैं, स्तंभ लेख में जो मुख्य है वो है 7 स्तंभ लेख हैं जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, मतलब सिर्फ प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, और ये भारत में भिन्न जगहों पर पाए गए हैं, जो कि 6 भिन्न स्थानों में पाए गए हैं पत्थर के स्तंभ लेख। ठीक है, जिनमें पत्थरों पर कुछ कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, पत्थरों पर कुछ कुछ उत्कीर्ण किया हुआ है। उसमें पहला है प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख में क्या है, यह स्तंभ लेख पहले कौशाम्बी में था, बाद में इसे अकबर ने इलाहाबाद में स्थापित किया था। ठीक है, जो प्रयाग का स्तंभ लेख है उसे वो पहले कौशाम्बी में था, अकबर ने इसे इलाहाबाद में स्थापित किया था। दूसरा है दिल्ली टोपरा का स्तंभ लेख, जो कि तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया था। ठीक है, जो दिल्ली टोपरा है ये पहले अम्बाला साइड में उस इलाके में था, वहाँ से फिर इसको क्या किया गया, दिल्ली लाया गया। किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। दिल्ली मेरठ अभिलेख जो है ये भी फिरोज शाह द्वारा मेरठ से दिल्ली लाया गया था। रामपुरवा जो है ये चंपारण बिहार में था, इसकी खोज कार्लाइल ने की थी। ठीक है, ये चंपारण बिहार में है। लौरिया औरेराज अभिलेख जो है ये भी चंपारण बिहार में है, और लौरिया नंदनगढ़ जो है ये भी चंपारण बिहार में है। लौरिया नंदनगढ़ की इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें मोर का चित्र बना हुआ है। ठीक है, अब आते हैं कुछ लघु स्तंभ लेखों की ओर। कुछ लघु स्तंभ लेख में जो महत्वपूर्ण है वो है सांची और सारनाथ का स्तंभ लेख। ये है सारनाथ का स्तंभ लेख। ठीक है, ये जो ऊपर का पोर्शन है ये हमारे भारत के नेशनल एम्ब्लेम में, राष्ट्रीय चिन्ह में लिया गया है। ठीक है, ये जो 4 लाइन है, 3 ही दिख रहे हैं, चौथा नहीं दिख रहा क्योंकि चौथा पीछे है। ये 3 लाइन है, और इसके चारों तरफ नीचे में सांड है, हाथी है और लायन है, मतलब कि जो उनके समय में घोड़ा है, जो कि उनके समय में गौतम बुद्ध के समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट चिन्ह हुआ करते थे उनके जीवन के। ठीक है, उन चिन्हों को यहाँ पे उत्कीर्ण कराया गया है। बीच में ये एक चक्र है, इस चक्र का अर्थ है, मतलब कि ये चक्र जो है इसको अशोक चक्र के नाम से जानते हैं, और ये हमारे राष्ट्रीय एम्ब्लेम में ये भी है। ठीक है, ये धर्म चक्र प्रवर्तन को इंगित करता है, और नीचे में एक उल्टे लोटस का पेडेस्टल है। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा का पूरा शिलालेख है। शिलालेख जो बनाए जाते थे वो सिंगल पत्थर पे बनाए जाते थे, एक ही पत्थर पे बनाया जाता था, जिसको बहुत अच्छे से पॉलिश किया जाता था। ठीक है, ये मोनोलिथिक होते थे, एक ही पत्थर पे शिलालेख पूरा बनाया जाता था, और उस पर कुछ कुछ लिखा जाता था, और उसके ऊपर ये जो ऊपर का पोर्शन है ये अलग से उस पर रखा जाता था। ठीक है, तो ऐसा कहीं पे लायन, कहीं पे भैंसा, इस तरह करके जो है बहुत सारे हमें शिलालेख मिले हैं जिसके ऊपर इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं। ठीक है, कौशाम्बी का अभिलेख जो है इसे हम रानी का अभिलेख भी कहते हैं। ठीक है, कौशाम्बी का जो अभिलेख है इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। 7वां अभिलेख जो है वो सबसे लंबा है। 7वां अभिलेख जो है 7वां रॉक एडिक्ट है वो सबसे लंबा है, सबसे बड़ा है। मास्की और गुर्जरा के अभिलेख जो है उसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। मास्की और गुर्जरा में जो हमें अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें अशोक को अशोक नाम से बुलाया गया है, बाकी सभी अभिलेखों में अशोक को देव नाम प्रिय प्रियदर्शी के नाम से बुलाया गया है। ठीक है, मतलब भगवान का प्रिय। प्रथम जो है पृथक शिलालेख है, उसमें यह घोषणा की गई कि सभी सब मनुष्य मेरे बच्चे हैं। ठीक, तो अशोक के धम्म की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी। अशोक ने ये चीज़ बोली थी कि मेरी जितने भी प्रजाजन हैं वो सब मेरे बच्चे हैं और मैं उनके पिता के समान हूँ। ऐसा पहली बार किसी शासक ने कहा था। ठीक है, तो ये एक बाकी शिलालेखों से अलग एक लघु शिलालेख है, उसमें ये बात लिखी हुई मिली है। ठीक है, ये प्रथम पृथक शिलालेख है। अशोक का जो सारेकुना का अभिलेख है, मतलब कांधार में जो है अफगानिस्तान, वहाँ पे ग्रीक और अरमाइक भाषा है। ठीक है, और शहनाजगढ़ी मानसेहरा में, मतलब पाकिस्तान में जो ये दोनों अभिलेख मिले शहनाजगढ़ी और मानसेहरा, वहाँ पे खरोष्टी लिपि का उपयोग किया गया है। ठीक है, खरोष्टी लिपि मतलब दाहिने से बाएं लिखी जाती थी। गुहा लेख कुछ मिले हैं, बराबर गुफाएं, बराबर पहाड़ियाँ, गया बिहार में। ठीक है, तो ये जो बराबर की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे अशोक ने आजीवकों के लिए 4 गुफाएं बनवाई थी। ठीक है, इन 4 गुफाओं में ये जो है आजीवक संप्रदाय के लोगों को उनको गिफ्ट कर दी थी अशोक ने। इसमें भी बहुत कुछ हमें लिखा हुआ मिला है, जैसे हमें मौर्य इतिहास की जानकारी मिलती है। तो ये गुफाएं कहाँ हैं, बराबर पहाड़ियों में, जो कि गया डिस्ट्रिक्ट बिहार में है। ठीक है, तो इस मैप में आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे अशोक के मुख्य अभिलेख थे। ये है कौशाम्बी, ठीक है, ये है लौरिया अरिरा,
उसके बाद फिर ये यहाँ पे है धौली का अभिलेख, जूना ये है। उसके बाद फिर ये गिरनार का अभिलेख है, सोपरा का है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए अलग अलग जगह पे, ये कंधार का है जहाँ पे हमें ग्रीक और अरमाइक मिली है। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे हमें अलग अलग अभिलेख मिले हैं जिससे हमें अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा कुछ अन्य अभिलेख भी हैं जो कि अशोक ने नहीं बनवाए थे। ठीक है, लेकिन उनसे भी हमें मौर्य साम्राज्य की, मौर्य समाज की जानकारी मिलती है। पहला क्या है, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, ये अभिलेख बाद में लिखा गया है। ठीक है, लेकिन इसमें भी मौर्य समाज के बारे में हमें जानकारी मिलती है, मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। इसके अलावा साहगौड़ा का जो ताम्र अभिलेख है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, इससे भी हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। महास्थान अभिलेख जो कि है बोगरा बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में भी ये अभिलेख मिला है जहाँ से हमें अशोक के या मौर्य साम्राज्य के समय की जानकारी मिलती है। तो ये जो है ये सभी मौर्य साम्राज्य के संबंध में हमें जानकारियाँ देते हैं, लेकिन ये अशोक के द्वारा नहीं बनाए गए हैं। ठीक है, अशोक ने इनको नहीं लिखवाया था। वैसे अभिलेख लिखवाने का काम पहली बार अशोक ने ही शुरू किया था। ठीक है, अवशेष जो है, तो हमें कुछ कुछ अवशेष भी मिले हैं जो कि हमें मौर्य इतिहास के बारे में, मौर्य काल के बारे में बताते हैं। उसमें पहला जो है चंद्रगुप्त मौर्य का काष्ठ महल है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था वो लकड़ी का बना हुआ था, तो उसके कुछ कुछ पिलर्स अभी भी हैं, जो कि पत्थर के कुछ कुछ पिलर्स थे वो अभी भी उपस्थित है। लकड़ी वाला पोर्शन तो खत्म हो गया, लेकिन जो पत्थर से बना हुआ था वो अभी भी मिला है, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य का काष्ठ महल था। उसके अलावा उत्तरी पॉलिश किए हुए काले मृदभांड, तो जो कुछ मिट्टी के बर्तन मिले हैं जो कि काले रंग के हैं और वो पॉलिश किए हुए हैं, तो ये नॉर्दर्न साइड में, स्पेशली जो गंगा बेल्ट में थी मौर्य साम्राज्य के टाइम पे, ये बहुत ही प्रसिद्ध थे उस टाइम पे। और इस तरह के बर्तन हमें अलग अलग जगहों में पूरे भारत में मिले हैं। ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि किन किन जगहों पर मौर्य साम्राज्य का, मौर्य काल का प्रभाव था। ठीक है, चांदी और तांबे के आहत सिक्के हमें मिले हैं। ठीक है, कहाँ से, कुम्हरहार से। तो ये जो आहत सिक्के थे ये उस टाइम पे प्रचलित थे, इन्हें पण कहा जाता था। ठीक है, मौर्य इतिहास, मौर्य काल में इन्हें पण कहा जाता था, और ये चांदी और तांबे के आहत सिक्के होते थे, मतलब कि जिन पे स्टैंप टाइप देके वो सिक्के बनाए जाते थे। ठीक है, और ये कुम्हरहार पटना से मिले हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। अब आते हैं आज के क्विज की ओर। तो हमारे क्विज में जो पहला प्रश्न है वो है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का विषय क्या है, मतलब अर्थशास्त्र में किसके बारे में लिखा गया है। दूसरा प्रश्न है, मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने भागों में बटा हुआ था, कितने वर्ग थे मौर्य समाज में। मुद्रा राक्षस किसने लिखी। अशोक के अभिलेखों की खोज किसने की थी। ठीक है, अशोक के अभिलेखों की खोज सबसे पहले किसने की थी। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा था। कलिंग युद्ध और अशोक का हृदय परिवर्तन, ये हमें किस शिलालेख में इसकी जानकारी मिलती है। कौन से शिलालेख में हमें अशोक का नाम अशोक के नाम से उल्लिखित मिलता है। और कौन से अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। ठीक है, तो आप इन सभी क्वेश्चंस का आंसर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइए। अब आते हैं पिछले दिन के क्विज की ओर। तो पिछले दिन के क्विज में जो हमारा पहला प्रश्न था वो था, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु और मंत्री कौन था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया। बिंदुसार को और किस नाम से जाना जाता है। बिंदुसार कौन से संप्रदाय का अनुयायी था। अशोक को किसने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। तृतीय बौद्ध संगीति किसने बुलवाई थी। अशोक ने किसको बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो आइए इन प्रश्न के उत्तर देख लेते हैं। तो इन क्वेश्चंस में सबसे पहला जो क्वेश्चन था, मौर्य वंश का संस्थापक, आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य, जिन्हें हम विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, और इन्हें भारत के मैकियावली भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय श्रवणबेलगोला कर्नाटक में बिताया था। बिंदुसार को अमित्रोचैटस, या मतलब ये ग्रीक भाषा में अमित्रोचैटस कहा जाता है और संस्कृत में अमित्रघात। ठीक है, बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय के अनुयायी था। बिंदुसार जो था आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अशोक को उपगुप्त या मोगालीपुत्ता तीसा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अशोक को उपगुप्त या मोगालीपुत्ता तीसा ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अशोक को उपगुप्त या मोगालीपुत्ता तीसा ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक ने बुलवाई थी। अशोक ने के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को, ठीक है, अशोक ने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था, श्रीलंका भेजा था। किस लिए, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। और मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था।
तो ये रहे पिछले क्विज के आंसर्स। तो दोस्तों आपको लेक्चर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। इस लेक्चर की PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूँगी और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू एंड जय हिंद।